अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का टॉपिक 95 हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और ये हमारे पास मॉड्यूल 10 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक नेम है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एसिड्स। अब एक्सचेंज ऑफ एसिड्स का हम क्या मतलब लेंगे। ठीक है, मतलब एक्सचेंज क्या होगा। और एसिड तो हमारे पास कोई भी एसिड हो सकता है। ठीक है, तो इसका उसके एक्सचेंज से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ोन है। ठीक है, मैं उस फ़ोन को क्या कर देती हूँ, सेल कर देती हूँ किसी भी शॉप पे। उस फ़ोन को मैं सेल कर देती हूँ और उन्हें मैं शॉप वालों को कहती हूँ कि वो मुझे एक न्यू फ़ोन दे दें। ठीक है, अब मैं जो हूँ एंटिटी हूँ। ठीक है, अब ये एंटिटी क्या कर रही है, अपना फ़ोन सेल कर रही है और एक न्यू फ़ोन बाय कर रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हम एक्सचेंज कर रहे हैं, एक फ़ोन दे के ठीक है दूसरा फ़ोन ले रहे हैं, मतलब ओल्ड दे के न्यू ले रहे हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ट्रेड इन अलाउंस में जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एसिड है, इसमें हमारे पास ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है व्हेन एन ओल्ड एसिड। अब ओल्ड एसिड इसमें क्या होगा, मेरा फ़ोन जो पहले मेरे पास था, जो मैं यूज़ कर रही थी, इस एक्सचेंज विद अ न्यू एसिड। ठीक है, न्यू एसिड से मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया, यानी कि न्यू फ़ोन ले लिया, इसको दे के न्यू फ़ोन ले लिया। किसको दिया, शॉप वाले को। और एंटिटी जो है वो कौन है, वो मैं खुद हूँ। ठीक है, द सेलर ऑफ न्यू एसिड। अब सेलर कौन है यहाँ पे, जो फ़ोन दे रहा है। फ़ोन कौन दे रहा है, शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सेलर। अब क्या कह रहा है, द सेलर ऑफ न्यू एसिड विल ऑफर एन अलाउंस। अब जो सेलर है न्यू एसिड का, वो मुझे क्या ऑफर कर रहा है, अलाउंस। ठीक है, ये जो भी शॉपकीपर है वो मुझे ऑफर कर रहा है अलाउंस। अलाउंस का यहाँ पे क्या मतलब होगा। ठीक है, अलाउंस हमारे पास होगा कि मेरा जो ओल्ड फ़ोन था उसकी प्राइस थी, सपोज कर लेते हैं हमारे पास 30,000। ठीक है, 30,000 उसकी प्राइस थी और जो मैंने न्यू वाला लिया उसकी प्राइस मेरे पास 60,000 है। ठीक है, तो अब वो मुझे ऑफ़र कर रहा है अलाउंस को, ऑफ़र कर रहा है अलाउंस। अलाउंस का क्या मतलब होगा यहाँ पे, मतलब ये होगा कि वो मुझे ऑफ़र करे कि आप क्या करो, ये 30,000 का फ़ोन मुझे सेल कर दो और 30,000 ही मुझे और मनी दो। ठीक है, फिर मैं आपको 60,000 वाला जो फ़ोन है न्यू, वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि वो मुझे 30,000 का अलाउंस दे रहा है, यानी कि जो मेरी ओल्ड फ़ोन की प्राइस होगी वो मेरा क्या होगा, अलाउंस। ठीक है, ओल्ड फ़ोन की मेरी प्राइस है 30,000, तो 30,000 मेरा अलाउंस होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वाई रिसीविंग पेमेंट फॉर सेलिंग एसिड इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसिड। अब उसने यही डिफाइन कर दिया कि अलाउंस हमारे पास वो पेमेंट होती है जो हम रिसीव करते हैं जब हम अपने एसिड को सेल कर रहे हों। ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसिड। जब हम ओल्ड एसिड को अपने को एक्सचेंज करेंगे न्यू के साथ, तो जो हमारे पास ओल्ड की कॉस्ट होगी ना, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास हमारा अलाउंस होगा। ठीक है, अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि अलाउंस क्या होगा, कि हमारी जो ओल्ड एसिड की कास्ट है यानी कि 30,000, ये जो मेरा है वो मेरा क्या होगा, अलाउंस होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, सच अलाउंस इज नाउन एज ट्रेड इन अलाउंस। अब ट्रेड इन अलाउंस का क्या मतलब है, ट्रेड का बेसिक मतलब होता है तिजारत करना। ठीक है, लेन देन। तिजारत अब हो रही है ना, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन की तिजारत हो रही है। ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, एक फ़ोन दे के दूसरा फ़ोन हम बाय कर रहे हैं, तो ये तिजारत इसी का नाम है ना, कि हम कुछ दे के बदले में कुछ लेते हैं और साथ में कुछ पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, ओल्ड एज में ऐसे ही होता था ना कि कोई गंदुम दे के मकई ले लेता था और जिसके पास जो चीज़ नहीं होती थी वो दे के दूसरों से ले लेते थे। और अब हम क्या करते हैं, अब हम पैसों को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, पैसे दे के हम कोई चीज़ बाय कर लेते हैं। तो ये सारी जितनी भी इकसाम है ना, ये सारी किसकी इकसाम है, ट्रेड की। तो ट्रेड इन अलाउंस क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, दो एसिड्स को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या इन्वॉल्व होगा, ट्रेड इन अलाउंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड इन अलाउंस को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे भी। तो यहाँ पे हमें क्या वो कहता है, द बायर विल सब्ट्रैक्ट ट्रेड इन अलाउंस। अब जो बायर है ना, बायर कौन है, वो एंटिटी जो मैं हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, बायर हूँ। क्यों, क्योंकि मैं फ़ोन न्यू बाय कर रही हूँ, तो मैं बायर बनी। विल सब्ट्रैक्ट ट्रेड इन अलाउंस। अब मैं क्या करूँगी, ट्रेड इन अलाउंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड, न्यू एसिड की कॉस्ट से, वाइल मेकिंग पेमेंट टू द सेलर। जब मैं सेलर को पैसे दूंगी, ठीक है, सेलर मेरे पास यहाँ पे कौन होगा, शॉपकीपर।
जब मैं शॉपकीपर को पैसे दूंगी तो मैं ट्रेड इन अलाउंस में से, मतलब ट्रेड इन अलाउंस मेरा 30,000 था, ठीक है, मेरा 30,000 का फ़ोन था, तो ट्रेड इन अलाउंस मेरा 30,000 हुआ, उसमें से मैं माइनस कर दूंगी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। न्यू एसेट की मेरे पास कॉस्ट थी, वो थी 60,000, 60,000 में से मैं माइनस कर दूंगी 30,000 को, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बनेगा 30,000। अब जो मेरे पास 30,000 होगी ना, वो मेरी एक्चुअल कॉस्ट होगी जो मैंने शॉपकीपर को पे करनी है, ठीक है। अब मैं वो कॉस्ट क्या करूँगी, शॉपकीपर को पे करूँगी और फ़ोन ले लूँगी, ओल्ड फ़ोन दूँगी और 30,000 कॉस्ट भी दूंगी, और उससे न्यू जो 60,000 का फ़ोन है वो क्या कर लूँगी, परचेज़ करूँगी। रिमेंबर, ये जो मेरी ओल्ड फ़ोन की प्राइस है ये मेरा ट्रेड इन अलाउंस है, और जो ये न्यू प्राइस जो मैं उसको पे कर रही हूँ ये कैश है, ठीक है, जो मैं उसको दे रही हूँ, कैश कंसिडरेशन है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ठीक है। फार्मूला आपने याद रखना है, ये अक्सर MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। आपको कोई एग्जाम्पल भी दी जा सकती है जिसमें आपको फार्मूला यूज़ करना पड़े। तो अगर आपको एग्जाम्पल इस तरह की दी जाएगी तो फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर तो सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको पेपर में ऐसी कोई भी एग्जाम्पल नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर आपको इसको जस्ट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फार्मूले को रिमाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हमारे पास क्या होगी, ठीक है। अब जो हमने नया फ़ोन बाय किया उसकी हमारे पास कॉस्ट क्या होगी, कैश कंसिडरेशन प्लस ट्रेड इन अलाउंस। जो हमारे पास कैश कंसिडरेशन है, कैश कंसिडरेशन ये थी हमारे पास जो हमने कैश से पे की, और जो हमारे पास ट्रेड इन अलाउंस है, ठीक है, ट्रेड इन अलाउंस हमारा ये है जो ओल्ड फ़ोन की कॉस्ट थी, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास किसकी कॉस्ट बनेगी, न्यू एसेट की, जो हमने बाय किया नया फ़ोन। 30,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 60,000, 60,000 जो थी वो हमारी न्यू एसेट की कॉस्ट थी जो हमने न्यू एसेट बाय किया, ठीक है। तो अब अगर हमने यहाँ से कैश कंसिडरेशन फाइंड करनी हो कि हमें बताया गया हो कि आपका ट्रेड इन अलाउंस ये है और न्यू एसेट की कॉस्ट ये है, आप कैश कंसिडरेशन को बताएं, मतलब कैश कंसिडरेशन कितनी है, कितनी कॉस्ट जो है वो आपने बाय हैंड पे की है, तो हम क्या करेंगे कि जो न्यू एसेट की कॉस्ट होगी उसमें से माइनस कर देंगे ट्रेड इन अलाउंस को, तो वो हमारे पास आ जाएगी कैश कंसिडरेशन, ठीक है। ये दोनों फार्मूला क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं जो एसेट होता है हमारा, ठीक है, एसेट अकाउंट, वो क्या होगा, वो डेबिट होगा, ठीक है, विद द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अब न्यू एसेट आया, ठीक है, न्यू एसेट आया, हमारा जो एसेट अकाउंट था वो इंक्रीज हुआ, तो अब ये एसेट अकाउंट में किस साइड पे आएगा न्यू एसेट, डेबिट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपने रिमाइंड करनी है कि वो डेबिट साइड पे हमारा आ जाएगा जो भी कॉस्ट होगी, मतलब अब इसकी 60,000 हमारे पास कॉस्ट है तो एज इट इज़ 60,000 हमारी न्यू एसेट पे जाएगी और वो जाके क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें से ये नहीं देखेंगे कि ये हमारा ट्रेड इन अलाउंस था और ये हमारा कैश कंसिडरेशन था तो सिर्फ कैश कंसिडरेशन हमारी आएगी, नहीं, हम पे तो दोनों कर रहे हैं ना, हमारे पास से तो दोनों चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। ओल्ड फ़ोन भी जा रहा है, ये भी ओल्ड फ़ोन भी हमारा क्रेडिट हो रहा है और कैश भी हमारी क्या है, क्रेडिट हो रही है। तब जाके हमने क्या किया, न्यू एसेट बाय किया, इसलिए न्यू एसेट जो होगा वो डेबिट होगा और इसकी डेबिट एंट्री में हम इसकी पूरी कॉस्ट लिखेंगे जो हमारे पास है 60,000, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ कैश पेस्ट प्लस ट्रेड इन अलाउंस, एग्जैक्टली हम इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास 60,000 बनेगा वो टोटल कैश कौन सी होगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ट्रेड इन अलाउंस इज कंसिडर्ड एज डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ द ओल्ड एसेट, ठीक है। यहाँ पे वही बात कर रहा है, अगेन रिपीट कि हमारा ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है। ट्रेड इन अलाउंस हमारे पास वो कॉस्ट होती है जो हमारी क्या होती है, ओल्ड एसेट की होती है। जब हम ओल्ड एसेट को डिस्पोज करते हैं तो उस पर जितनी भी कैश आएगी वो हमारे पास ट्रेड इन अलाउंस होगी, जो कि मैंने जो आपको एग्जांपल दी उसमें हमारे पास ट्रेड इन अलाउंस कितना था, 30,000, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से एक्सचेंज ऑफ एसेट कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है। कमर्शियल सब्सटेंस हमारा क्या होता है, ये भी टर्म हम एक्सचेंज ऑफ एसेट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब वो क्या कहता है कि जब हमारे पास एसेट एक्सचेंज होता है किसी दूसरे एसेट से, ठीक है, जो हमने पीछे किया उसमें भी हमारे पास पीछे वाली जो एग्जांपल थी, ठीक है, उसमें भी हमने एक एसेट को एक न्यू एसेट से क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। अब वो क्या कह रहा है कि जब हम एक एसेट को दूसरे एसेट से एक्सचेंज करते हैं और हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ना करे। कमर्शियल सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट करता है ये अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही कि अगर हमारे पास हम एसेट को एक्सचेंज भी करें और हमारे पास जो कमर्शियल सब्सटेंस है वो भी एग्जिस्ट ना करे तो हमारे पास जो एसेट की कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ठीक है। एसेट की जो हमारे पास फिर कॉस्ट होगी ना वो हमारे पास होगी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट
गिवन अप, जो हमारा ओल्ड एसिड था, ठीक है, जो मेरे पास पहले ओल्ड फॉर्म था, उसकी जो कैरिंग अमाउंट होगी हम बोल देंगे कि वो एसिड की कॉस्ट है। नाउ कैरिंग अमाउंट क्या होता है? कैरिंग अमाउंट क्या होता है? ठीक है, कैरिंग अमाउंट होता है हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल कास्ट होती है ना किसी भी एसिड की, जो हमारी ओरिजिनल कास्ट होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। ठीक है, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब क्या होता है हमारे पास? ठीक है, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा होता है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक एसिड है, ठीक है, एक एसिड है, कोई बिल्डिंग कह लो या कोई फोन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, हम उस पे मंथली या ईयरली, ठीक है, मोस्टली हम ना साल के साल देते हैं, ठीक है, हम उस पे क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं या कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो वो जब डेप्रिसिएशन एक दफ़ा चार्ज होगी तो हम फॉर एग्जांपल वो 10,000 चार्ज हुई है, 10,000 होगी, बिल्डिंग पे होगी, मोबाइल्स वगैरह पे इतनी चार्ज नहीं होती, ठीक है, और लैंड वगैरह पे होती है ज़्यादा चार्ज। तो 10,000 हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई एक साल के लिए, ठीक है, दूसरे साल भी हमारे पास ही वो बिल्डिंग है, ठीक है, हम ही उसके ऑनर है, दूसरे साल जो है वो फिर हमारे पास 10,000 चार्ज हुई, तीसरे साल भी हमारे पास 10,000 चार्ज हुई, ठीक है। तो अब इन 3 साल के बाद हमने क्या किया, उसको सेल कर दिया उस बिल्डिंग को। तो अब जब हम उस बिल्डिंग को सेल करेंगे ना, तो अगर तो हमारे पास अगर हम उसको एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज करेंगे किसी न्यू बिल्डिंग से और हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी कॉस्ट कैरिंग अमाउंट होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसकी हमारे पास ओरिजिनल बिल्डिंग की कास्ट थी फॉर एग्जांपल 1 लाख, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 लाख जो है हमारे पास वो है ओरिजिनल कास्ट, और जो डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हुआ वो इन तीनों डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे जितने माह हमने वो बिल्डिंग यूज़ की, जितने साल हमने वो बिल्डिंग यूज़ की, 3 साल की, तो 3 साल हमें 10,000 चार्ज हुआ, 3 सालों में हमें टोटल चार्ज हुआ 30,000, तो हम 1 लाख में से माइनस कर देंगे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, मतलब 30,000 को हम माइनस कर देंगे, और ऊपर हमने उसकी इम्पेयरमेंट में जो कॉस्ट आई, ठीक है, इम्पेयरमेंट का मतलब है हमने उसे पेंटिंग करवाया, हमने उसे रिफर्निश करवाया या हमने उससे कोई भी उस पर कॉस्ट लगाई, ठीक है, तो वो आ जाएगी हमारी इम्पेयरमेंट कॉस्ट में, हम इम्पेयरमेंट कॉस्ट में को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 3 सालों में 2 दफ़ा उसको क्या करवाया, पेंट करवाया, ठीक है, और पेंट करवाया तो हमारी कॉस्ट कितनी 2 सालों में चार्ज हुई 50,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन 1 लाख में से 30,000 को माइनस करेंगे और 50,000 को माइनस करेंगे, तो फिर जो हमारे पास प्राइस आएगी ना, हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट है, ठीक है, उस एसेट की, मतलब बिल्डिंग की, ये हमारे पास क्या है, कैरिंग अमाउंट, और कॉस्ट क्या होगी, कैरिंग अमाउंट, ठीक है। एक दफ़ा से फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्टली, ये तो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। जब हम एक एसिड को दूसरे एसिड के साथ क्या करें, एक्सचेंज करें, और हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ना करे, तो जो हमारे पास एसिड होगा जो हम ले रहे हैं, ठीक है, जो न्यू एसिड है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी कॉस्ट हमारे पास कैरिंग अमाउंट होगी, और कैरिंग अमाउंट क्या होती है, वो एसिड जो हम दे रहे हैं, ठीक है, उसकी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से हम माइनस कर देंगे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और माइनस कर देंगे इम्पेयरमेंट चार्जेस को, तो हमारे पास जितनी भी कॉस्ट आएगी वो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्या आता है, 2 ऑप्शंस है ना, ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ये एक्सचेंज एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, एक एसिड को हम दूसरे एसिड से एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, यहाँ पे था कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ना कर रहा हो, यहाँ पे आया कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा हो, तो अब जब हम न्यू एसिड जो लेंगे उसकी हमारे पास कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है, उसकी हमारे पास कॉस्ट आएगी फेयर वैल्यू ऑफ द एसिड गिवन अप, जो हम एसिड दे रहे हैं, जो हमारा ओल्ड एसिड है उसकी फेयर वैल्यू जो होगी वो हमारे पास न्यू एसिड की कॉस्ट होगी, ठीक है। अब फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू ये है कि अब हम वो जो हमारे पास बिल्डिंग थी ना, ठीक है, जो हमारी थी ओल्ड बिल्डिंग, हमने उसको एक्सचेंज किया न्यू वन से, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में प्राइस चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास बिल्डिंग है, ये इसका जो एरिया है वो ये है, और ये इस हालत में है, मतलब बनी हुई है या नहीं बनी हुई, या उसको इम्पेयरमेंट की ज़रूरत है या फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या जितना भी उस का बनेगा ना, मतलब टोटल जो भी प्राइस बनेगी उस बिल्डिंग की, मतलब जितने में वो सेल होगी मार्केट में, तो वो प्राइस जो होगी वो हमारे पास होगी, वो फेयर वैल्यू होगी, ठीक है।
और इस ये जो प्राइस होगी ना हमारे पास अब की जो मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस पे दोनों एग्री करेंगे, ठीक है। जो सेलर है वो भी एग्री करेगा, मतलब जो दे रहा है वो भी एग्री करेगा, और जो एंटिटी हमारी उससे ले रही है वो बिल्डिंग, वो भी एंटिटी एग्री करेगी, ठीक है। दोनों सेलर और बायर दोनों एग्री करेंगे किस पे, उस मार्केट प्राइस पे। तो हम उस मार्केट प्राइस को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हो जाएंगी जो हम देखेंगे कमर्शियल सब्सटेंस में। तो अब हम देख लेते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। या कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो इसका हमारे पास क्या मतलब है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास दोनों एसिड्स कौन से हैं, हमारा न्यू एसिड और हमारा ओल्ड एसिड, उनकी जब एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि हमारा कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सॉरी, हमारे पास जो हमारा कमर्शियल सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हमारे पास एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो क्या है, ठीक है। एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू ये है कि हमारे पास वो बिल्डिंग है, ठीक है, उसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग की तरफ जितना इनफ्लो है फ्यूचर में मनी का और जितना आउटफ्लो है, ठीक है, मतलब जितने पैसे इस पे लग रहे हैं और जितने इससे जा रहे हैं, जितने आ रहे हैं और जितने जा रहे हैं। कोई बिल्डिंग है, मतलब किसी बिजनेस की है, तो उसमें क्या होगा, पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी। तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी, जितना भी मतलब हमें फ्यूचर में लग रहा है कि 1 साल के बाद इसकी ये हो जाएगी कास्ट, इनफ्लो इसका इतना होगा, आउटफ्लो इतना होगा, वो उस पर हम बेस करके क्या बोलेंगे कि जितनी भी उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी ना फ्यूचर में, तो वो क्या होगी, उन दोनों की इक्वल नहीं होगी। मतलब न्यू बिल्डिंग की, ये न्यू बिल्डिंग है और ये हमारे पास ओल्ड बिल्डिंग कर लो, ठीक है। ओल्ड बिल्डिंग के भी इस तरह ही हम देख लेंगे कि कितना इसका आउटफ्लो है और कितना इसका इनफ्लो है। ये दोनों कैश क्या होंगी, अगर इक्वल नहीं होती तो हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर ये दोनों कॉस्ट हमारे पास न्यू की और ओल्ड की जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती हैं तो हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है कि कमर्शियल सब्सटेंस कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता। अब हम देख लेते हैं, जब हमारे पास दोनों एसिड्स की जो फेयर वैल्यू है वो नॉट डिटर्मिनेबल हो, ठीक है, मतलब दोनों एसिड्स की फेयर वैल्यू नॉट डिटर्मिनेबल हो, किससे, कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू दोनों एसिड्स की क्या हो, डिटर्मिन हम उसको ना कर सकें तो, ठीक है। तो हमारे पास एसिड की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास वो कॉस्ट होगी जो हमारे पास एसिड की कॉस्ट होगी जो हम ले रहे हैं, ठीक है, थ्रू एक्सचेंज से। जब हमारे पास फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू दोनों एसिड्स की, ठीक है, न्यू की भी और ओल्ड की भी डिटर्मिनेबल ना हो, मतलब हम उन्हें डिटर्मिन ना कर सके, हमें ना पता हो कि हम उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है और फेयर वैल्यू क्या है दोनों एसिड्स की, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास कंसीडर करेंगे कि जो हमारे पास कॉस्ट है ना एसिड की, वो क्या कॉस्ट हम करेंगे डिटरमिन कि वो कौन सी कॉस्ट है, वो उसकी कॉस्ट है जो हम न्यू एसिड ले रहे हैं ना, उसकी जो कॉस्ट होगी वो डिटरमिन होगी दोनों की। आई थिंक मैंने इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा मतलब हला गुला कर दिया, तो मैं आपको दोबारा से ना शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये इस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है, ठीक है, इन 3 लाइन्स में। जब हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास है ओल्ड एसिड, ठीक है, ओल्ड वन, और एक है हमारे पास न्यू वन। अब ओल्ड की जो कैरिंग वैल्यू है वो हम डिटरमिन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है। न्यू की कैरिंग वैल्यू भी हमें नहीं पता कि वो क्या है, फेयर वैल्यू भी नहीं पता हमें ओल्ड की क्या है, और न्यू की भी फेयर वैल्यू हमें नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है। दोनों की दोनों वैल्यूज हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो फिर अब कॉस्ट होगी जो एसिड की वो क्या होगी, हम क्या बोलेंगे कि एसिड की कॉस्ट क्या है, ठीक है। एसिड की कॉस्ट वो होगी जो हमने न्यू एसिड लिया ना, उसकी जो भी कॉस्ट होगी मार्केट में, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो एक्सचेंज में हमारे अप्लाई हुई है, ठीक है। हम उस कॉस्ट से क्या करेंगे, उसको एक्सचेंज कर देंगे ओल्ड को और न्यू को, ठीक है। हम इस तरह उनकी कॉस्ट को क्या करेंगे, डिटरमिन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर इतना ही था, 95 लेक्चर, ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ आपका मॉड्यूल 10 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैं अब इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs वो मैं इंशाल्लाह फाइनल से पहले अपलोड कर दूंगी। तो होप सो आपको इस मॉड्यूल की अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर इनकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।